सभी मित्रों को नमस्कार। आपके ज्ञान में अभिवृद्धि और एक विषय के प्रति जो अवधारणात्मक जो समझ है उसको विकसित करने के उद्देश्य से हमने राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो टॉपिक है उन टॉपिक के विषय वस्तु को आप तक हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाने के लिए हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की थी और उस श्रृंखला के तहत हमने लोकायुक्त और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने पेश हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान राज्य महिला आयोग। तो इससे पहले हम 2 आयोग पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक की जो प्रकृति है, इसकी जो विषय वस्तु है और इसके संबंध में जो तथ्यात्मक जो जानकारी है उसको इस क्लास के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में आरपीएससी का जो परीक्षा पैटर्न है उसमें विशेषकर राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे संबंधित नए प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और उन प्रश्नों को आप किस प्रकार से हल कर सकते हो या आप उन प्रश्नों के लिए विषय वस्तु कहाँ से पढ़ सकते हो या आपकी जो समस्या थी उस समस्या के समाधान के लिए ही हमने ये श्रृंखला प्रारंभ की है। तो हमारी जो विषय वस्तु है उसके स्रोत के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। हमारी जो विषय वस्तु है उसको राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की ये जो पुस्तक है इससे उसको ग्रहण किया गया है और ये पुस्तक मंदार पब्लिकेशन बाड़मेर के द्वारा प्रकाशित की गई है। बहुत ही अच्छी और शानदार पुस्तक है और पिछली बारी जो परीक्षा आरपीएससी के द्वारा आयोजित की गई है उसमें इस पुस्तक ने शानदार सफलता है वो अर्जित की है। अब हमारे टॉपिक पर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान राज्य महिला आयोग। इससे पहले अपन ने लोकायुक्त के बारे में पढ़ा। लोकायुक्त एक वैधानिक निकाय है। उसके बाद हमने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा, वो एक संवैधानिक निकाय है। और आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान राज्य महिला आयोग। राजस्थान राज्य जो महिला आयोग है ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय का मतलब है राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के द्वारा इसका गठन है वो किया गया है। तो 23 अप्रैल 1999 को राजस्थान सरकार ने एक कानून है उसको राजस्थान विधानसभा में पेश किया और पेश करने के बाद ये कानून पारित कब हुआ 1999 में और इसका नाम क्या है राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999। इस अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान है उसको अपन थोड़ा पहले समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि वर्तमान में जो परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें अधिनियम से संबंधित जो धारा है उनको भी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अपने इस अधिनियम की जो प्रमुख धारा है उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद इस आयोग को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास है वो करेंगे। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की जो धारा है उसमें सबसे पहली और सबसे प्रमुख धारा है उसका नाम है 3 और धारा 3 में क्या है राज्य महिला आयोग के गठन का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसके सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, इन सब का उल्लेख अधिनियम की धारा 3 के अंदर है वो किया गया है। और इसी अधिनियम की धारा 3 की अनुपालना में 15 मई 1999 को राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और इस अधिसूचना के मार्फत राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने 15 मई 1999 को जो अधिसूचना जारी की थी उस अधिसूचना को राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम की किस धारा के तहत जारी किया गया। धारा पूछते थे कौन सी है 3।
यानी अधिनियम के धारा 3 के तहत राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मई 1999 को। इसके गठन के लिए राज्य सरकार ने क्या जारी की? अधिसूचना। अधिसूचना का मतलब होता है कि इस अधिनियम की धारा 3 के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग के गठन के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाएगी और उस अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया जाएगा। तो इस अधिनियम की अनुपालना में राजस्थान सरकार ने अधिसूचना कब जारी की? 15 मई 1999 को। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन पूछते कब किया गया? 15 मई 1999 को। और किस धारा के तहत, यानी अधिनियम की किस धारा के तहत? तो धारा कौन सी है? 3। इसके अलावा इसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसका भी इसके अंदर उल्लेख है वो किया गया है। तो धारा 4, इसमें सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। पदावधि का मतलब उनका कार्यकाल कितना होगा? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 3 वर्ष तक होता है। इससे पहले अपन ने पढ़ा लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष का। इसके अलावा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुखिया होता है, निर्वाचन जो आयुक्त, उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। इसमें ध्यान रखना, इसमें केवल 3 वर्ष का उल्लेख किया गया है। 3 या 62, 3 या 65 इस प्रकार की शब्दावली का उल्लेख इस अधिनियम के अंदर है वो नहीं किया गया है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 8 में अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया उसका उल्लेख किया गया है। धारा 9 में आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। और धारा 10 में आयोग को सिविल न्यायालय की अधिकार और शक्तियां हैं वो दी गई। इससे पहले अपन ने पढ़ा कि जो लोकायुक्त है उसको भी सिविल न्यायालय के अधिकार दिए गए, उसी प्रकार से राजस्थान राज्य महिला आयोग को भी सिविल न्यायालय के अधिकार दिए गए। लेकिन राजस्थान राज्य जो महिला आयोग है उसको दंडिक न्यायालय के अधिकार नहीं दिए गए, यानी दंड देने का अधिकार न तो लोकायुक्त के पास है न राजस्थान राज्य महिला आयोग के पास है। अगला है आयोग के कृत्य या आयोग के कार्य, यानी आयोग के कार्यों का उल्लेख अधिनियम की धारा 11 के अंदर किया गया है। या आरपीएससी की पिछली 2-3 परीक्षा के अंदर ये सवाल पूछा भी गया है। आयोग के कार्य कौन से धारा में है? तो कौन सी है? 11 और 12 में आयोग द्वारा अनुचित व्यवहार की जो जांच की जाती है, उस जांच से संबंधित जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी आधार है, उसका उल्लेख धारा 12 के अंदर किया गया है। इसके अलावा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट होती है और जो विशेष रिपोर्ट होती है उसके संबंध में प्रावधान पूछते तो कौन सी है? धारा 14 और 22 के अंदर राज्य सरकार इस अधिनियम की अनुपालना में नियमों का निर्माण वो कर सकती है। अब अपन राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है कि एक वैधानिक और सांविधिक निकाय है। ये वैधानिक और सांविधिक निकाय क्यों है? क्योंकि इसका गठन राजस्थान राज्य विधानसभा के द्वारा एक कानून पारित करके किया गया है और उस कानून का नाम क्या है? राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के द्वारा इसका गठन किया गया। इसलिए ये क्या हो गया? वैधानिक या क्या हो गया? सांविधिक निकाय। वैधानिक शब्द का प्रयोग करें या सांविधिक शब्द का प्रयोग करें, दोनों का एक ही अर्थ होता है। विधानसभा या संसद के कानून के द्वारा या उसके अधिनियम के द्वारा जो भी संस्थाएं गठित की जाती है उसको अपन कहते हैं वैधानिक या सांविधिक निकाय। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? एक स्वतंत्र और स्वायत्त शासी निकाय है। स्वतंत्र और स्वायत्त शासी निकाय का मतलब है जो राज्य सरकार है वो इसके कार्यों में किसी प्रकार से हस्तक्षेप है वो नहीं कर सकती। आयोग को जो काम दिए गए उसके संबंध में आयोग के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। इसके अलावा ये क्या है? परामर्शदात्री निकाय है, यानी ये महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित, महिलाओं के अधिकार या हितों से संबंधित कोई भी जो मामला होता है उसकी जांच कर सकता है, लेकिन जांच करने के बाद इसके पास कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। कार्यवाही करने के लिए आयोग द्वारा राज्य सरकार को परामर्श दिया जाता है या राज्य सरकार को सुझाव दिया जाता है, इसलिए इसको परामर्शदात्री निकाय है वो कहा जाता है।
इससे पहले अपन ने जो लोकायुक्त पढ़ा था उसकी प्रकृति में ये 3 विशेषताएं पड़ी थी और महिला आयोग की भी ये 3 विशेषताएं। यानी लोकायुक्त भी एक वैधानिक निकाय था, इसके अलावा लोकायुक्त भी एक स्वतंत्र स्वायत्त शासी निकाय था, इसी प्रकार से लोकायुक्त भी क्या था, परामर्शदासी निकाय था। ये तीनों ही विशेषताएं महिला आयोग की भी है और लोकायुक्त की भी है। तो राजस्थान राज्य जो महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है, एक स्वतंत्र और स्वायत्त शासी निकाय है, इसके अलावा ये क्या है, परामर्शदात्री निकाय है। यानी इसको भी दंड देने का अधिकार नहीं दिया गया, ये केवल महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसकी जांच कर सकता है, लेकिन जांच करने के बाद कार्यवाही का इसको अधिकार नहीं दिया गया है। अब अपन आयोग को थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन, यानी राजस्थान राज्य महिला आयोग को कब स्थापित किया गया। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग के गठन के लिए 23 अप्रैल 1999 को राजस्थान की विधानसभा में एक क्या पेश किया गया, विधेयक। और इस विधेयक के पास होने के उपरांत 15 मई, कब, 15 मई 1999 को राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और इस अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। और राजस्थान राज्य जो महिला आयोग है इसका मुख्यालय स्थित कहां पर है, जयपुर के अंदर। इसका मुख्यालय स्थित कहां पर है, जयपुर के अंदर है। और राजस्थान राज्य जो महिला आयोग है उसकी जो बैठकें होती है वो जयपुर में होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जयपुर में हो। राजस्थान जो राज्य महिला आयोग है वो किसी भी मामले की सुनवाई करने के लिए, किसी भी मामले की जांच करने के लिए जयपुर में भी अपनी बैठक कर सकती है, कर सकता है आयोग, और किसी अन्य स्थान पर भी है वो कर सकता है। ये आयोग के क्षेत्राधिकार है। अब अपन राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना पढ़ेंगे। अगर अपन संरचना इसको पढ़े, एक इसका अध्यक्ष होता है, 3 + 1 4 इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष हो गया और सदस्य वैसे मैंने कुल कितने बताए, 4, लेकिन मैंने यह लिखा है 3 + 1, तो 3 तो इसके सदस्य होते हैं। चौथा सदस्य कौन होता है, तो महिला आयोग का जो सचिव होता है, महिला आयोग का जो सचिव होता है वो सचिव की हैसियत से महिला आयोग का सदस्य भी होता है। इसलिए 3 और 1 कुल मिलाकर कितने हो गए, 4। तो अगर राजस्थान राज्य महिला आयोग के सदस्यों की संख्या पूछते हैं तो कितनी है, 4। लेकिन चौथा सदस्य कौन है, सचिव। सचिव का मतलब है राजस्थान राज्य महिला आयोग के जो प्रशासनिक जो मामले होते हैं उन प्रशासनिक मामलों के निपटारे के लिए जो अधिकारी काम करता है उसको बोलते हैं सचिव। तो वो सचिव के रूप में भी काम करता है और आयोग के सदस्य के रूप में भी काम करता है। तो संरचना पढ़ लिया। एक इसका क्या होता है, अध्यक्ष। इसके अलावा 3 इसके क्या होते हैं, सदस्य। एक क्या होता है, सचिव। तो सदस्य जो सचिव होता है वो सचिव के रूप में भी काम करता है और सदस्य के रूप में भी काम करता है। तो उसकी भूमिका क्या हो गई, दोहरी। तो 3 ये हो गए और 1 सदस्य सचिव हो गया, तो कुल मिलाकर इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 4। अगर अब पूछते हैं कि सदस्य सचिव सहित राजस्थान राज्य महिला आयोग की सदस्य संख्या कितनी है, तो उत्तर क्या होगा, 4। और सदस्य सचिव के अलावा पूछते तो कितनी है, 3। इस शब्दावली का परीक्षा के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर ऐसे लिखा हुआ आता है कि सदस्य सचिव सहित सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 4, और सदस्य सचिव के बिना पूछते हैं तो 1 कम हो गया, तो कितनी होगी, 3। ठीक है। तो 1 इसका अध्यक्ष होता है, 3 इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो सचिव होता है वो भी इसका क्या माना जाता है, सदस्य माना जाता है। तो सदस्यों की कुल संख्या पूछते तो कितनी होगी, 4। अब ये जो 4 सदस्य हैं इनमें भी आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया है। आरक्षण का मतलब है 4 में देखो 1 सदस्य ओबीसी का होना चाहिए और 1 सदस्य एससी या एसटी, दोनों में से किसी एक का हो तो चलेगा। कहने का मतलब है
4 में से एक तो किसका होगा, ओबीसी का, और एक किसका होगा, एससी या एससी। अगर एससी का आ गया तो फिर एसटी को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। यानी एससी एसटी दोनों को 2 वर्ग है, 2 कैटेगरी, लेकिन सदस्य कितना होगा, 1 होगा। कुल मिलाकर सदस्य कितने हो गए, 4। तो 2 सीटें आरक्षित की गई है और 2 सीटें क्या होती है, सामान्य की होती है। इसके अलावा देखो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति में इसमें ध्यान रखना राज्यपाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अधिनियम में जो शब्द दिया गया है वो क्या है, राज्य सरकार। अपने राजस्थान के अंदर जितने भी आयोग है उनमें केवल 2 ऐसे आयोग हैं जिनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। दोबारा कह रहा हूं, राज्यपाल नहीं करता है। अधिनियम के लिए शब्दावली क्या है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द। अगर राज्यपाल लिखा हुआ है, राज्य सरकार लिखा हुआ है, तो आपको राज्यपाल नहीं करना है, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करना है, राज्य सरकार। तो एक तो राजस्थान राज्य जो महिला आयोग है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राजस्थान राज्य बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग है, उसके भी अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इनके अलावा जो आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। जैसे अपने लोकायुक्त पढ़ा, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसके अलावा अपने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त पढ़ा, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसके अलावा जैसे राज्य जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो सब जगह राज्यपाल है, लेकिन महिला आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लिए राज्यपाल शब्दावली नहीं है। यहाँ पर शब्दावली क्या है, राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। अब देखो ये शब्द आने से सब चीजें परिवर्तित होगी। नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार। हटाएगा कौन, राज्य सरकार। ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे, राज्य सरकार को। ये अपना प्रतिवेदन किसको देंगे, राज्य सरकार। यानी राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 में सब जगह जो शब्द है वो क्या है, राज्य सरकार शब्द है। कहीं पर भी राज्यपाल शब्द का प्रयोग है वो नहीं किया। तो इसको ध्यान रखना। सदस्यों की नियुक्ति पूछते हैं तो भी राज्य सरकार। सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे, राज्य सरकार को। पद से कौन हटाएगा, राज्य सरकार। ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देंगे, राज्य सरकार को। अब देखो इस अधिनियम में महिला आयोग के लिए जो अध्यक्ष होता है उसकी योग्यताओं की भी उल्लेख किया गया है और जो सदस्य है उनके लिए भी योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। तो अध्यक्ष के लिए क्या लिखा गया है कि महिलाओं की समस्याओं को निपटाने का प्राप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाली महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध विख्यात महिला होगी। यानी अध्यक्ष ऐसी महिला को बनाया जाएगा जिसको महिलाओं के हितों का ज्ञान है, अनुभव है, उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अब सदस्यों के लिए क्या लिखा है, सदस्य की योग्यता सत्यनिष्ठा प्रतिष्ठा वाली ऐसी महिला होगी जिन्हें महिलाओं के हितों की रक्षा, प्रोन्नयन और अधिकारों के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का निपटारा करने का पर्याप्त ज्ञान है, वो अनुभव। तो निष्कर्ष यही है कि ऐसी महिलाओं को अध्यक्ष या ऐसी महिलाओं को सदस्य बनाया जाएगा जो महिलाओं के हितों, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित ज्ञान रखती है या नॉलेज रखती है या उनकी समस्याओं के समाधान का उनके पास क्या है, अनुभव है। उन्हीं को आयोग के अंदर अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। आयोग महिलाओं के लिए है तो इसके सदस्य और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी महिलाएं ही होती है। अब अपना अगला टॉपिक है आयोग का सचिव। आयोग का सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। तो सचिव की भी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आयोग के द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं। यानी सचिव उन शक्तियों का ही प्रयोग कर सकता है जो शक्तियां आयोग के द्वारा सचिव को दी जाएगी।
यानी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं आयोग का जो सचिव होता है वो आयोग के अध्यक्ष के अधीन रहते हुए उसके द्वारा जो उसको कार्य दिया जाता है उस कार्य का संचालन है वो करता है। इसके अलावा आयोग का जो सचिव होता है वो सचिव के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा ये आयोग के सदस्य के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट है सदस्यों की पदावधि और सदस्यों की सेवा शर्त। तो पदावधि का मतलब इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का होता है। केवल 3 वर्ष शब्द है, 3 या 62, 3 या 65 किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। केवल कितना है, 3 वर्ष। अध्यक्ष का कार्यकाल पूछते हैं तो भी कितना है, 3 वर्ष का। सदस्यों का कार्यकाल पूछते हैं तो भी कितना है, 3 वर्ष। अब जैसे अपने पढ़ा कि लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लोकायुक्त 5। इसके अलावा पढ़ा राज्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसका कार्यकाल अपने पढ़ा कितना होता है, 5 या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसके अलावा जैसे आरपीएससी के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल पूछते हैं तो 6 या 62 वर्ष की आयु तक होता है। लेकिन राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूछते हैं कितना होता है, 3 वर्ष का। कितना होता है, 3 वर्ष का। इसके अलावा आयोग की अध्यक्ष या जो सदस्य हैं वो कभी भी राज्य सरकार को अपना लिखित व हस्ताक्षरित त्याग पत्र देकर अपनी सेवा से मुक्त है वो हो सकते हैं। मैंने पहले भी कहा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है, राज्य सरकार। तो ये अपना त्याग पत्र भी किसको भेजते हैं, राज्य सरकार को भेजते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य ऐसा पारिश्रमिक और वेतन प्राप्त करेंगे और ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित है वो की जाए। इस अधिनियम के तहत अध्यक्ष के लिए वेतन और जो उसका जो वेतन होता है, उसके जो भत्ते होते हैं उसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब है अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जाना। इनकी नियुक्ति कौन करती है, राज्य सरकार करती है। इनको हटाने का अधिकार भी किसके पास है, राज्य सरकार के पास। अब देखो इस अधिनियम में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के किसी एक या 2 आधारों का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि इसमें कुल 6 आधार दिए गए। अब उदाहरण के लिए जैसे अपने लोकायुक्त पढ़ा तो लोकायुक्त को हटाने के जो आधार है, जो कारण है, वो उस कानून में केवल 2 दिए गए। एक क्या था, कदाचार। क्या था, कदाचार। और दूसरा कारण क्या था, असमर्थता। यानी केवल 2 आधार दिए गए थे। यानी लोकायुक्त को हटाने के 2 आधार है, कदाचार और असमर्थता। इसके अलावा जैसे अपने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में पढ़ा, राजस्थान राज्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसको भी कदाचार और असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनको भी कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। लेकिन राजस्थान राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनको हटाने के लिए कुल कितने आधार दिए गए हैं, 6 आधारों का उल्लेख किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपोर्टेंट है। थोड़ा आप इसको विस्तृत रूप से पढ़ लें, आने वाले जो भी परीक्षाएं उनमें इसमें से सवाल है वो बनाया जा सकता है। तो देखो सबसे पहला इसमें आधार क्या दिया गया है, अनुमोचित दिवालिया हो जाता है। यानी इसका अध्यक्ष और सदस्य अगर दिवालिया हो जाता है तो राज्य सरकार उसको उसके पद से हटा सकती है। ये शब्द पहला है, अनुमोचित दिवालिया। दूसरा आधार क्या है, किसी अपराध के लिए उसको दोषी ठहरा दिया जाता है तो भी राज्य सरकार उसको उसके पद से हटा सकती है। अगर विकृत हो जाता है यानी उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, उस स्थिति में भी राज्य सरकार उसको उसके पद से हटा सकती है। चौथा लिखा है, कार्य करने से इनकार करती या कार्य करने में क्या है, असमर्थ है, उस स्थिति में भी पद से हटाया जा सकता है। या ये भी इंपॉर्टेंट, 5वां ध्यान रखना, आयोग की इजाजत लिए बिना आयोग की लगातार 3 बैठकों में अगर अनुपस्थित रहते हैं उस आधार पर भी राज्य सरकार उनको उनके पद से है वो हटा सकती है। ये बढ़िया सवाल है। आरपीसी इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न बहुत पूछती है। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयोग का अध्यक्ष और सदस्य
आयोग की अनुमति के बिना कितनी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, सरकार उसको उसके पद से हटा सकती है। तो ध्यान रखना कितनी बैठकें हैं, 3 बैठकें। 3 बैठकों में आयोग की अनुमति के बगैर कोई भी अध्यक्ष या सदस्य अगर नहीं आता है तो उस राज्य सरकार उसको उसके पद से हटा सकती है। छठी है, पद का वित्तीय रूप से या अन्य प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है तो भी राज्य सरकार उसको उसके पद से है वो हटा सकती है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के कुल अगर कारण पूछते हैं तो कितने दिए गए हैं, 6 कारण। जबकि बाकी जो अपन आयोग पढ़ रहे हैं उनमें अध्यक्ष और सदस्यों के लिए हम 2 कारण ही मिलते हैं। एक मिलता है कदाचार और दूसरा क्या है, असमर्थता। एक बार पुनः मैं इनको आपको बता देता हूँ कि अभी जो आरपीएससी के एग्जाम होंगे उनमें इससे संबंधित एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। सबसे पहला कारण क्या दिया गया है, अगर वो दिवालिया हो जाता है। दूसरा कारण क्या है, किसी अपराध के लिए उसको दोषी ठहरा दिया जाता है। तीसरा कारण क्या है, वो विकृत हो जाता है। चौथा कारण क्या है, वो कार्य नहीं करता। पांचवा कारण क्या है, 3 बैठकों में लगातार क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। और छठा कारण है, वो पद का वित्तीय रूप से अन्य प्रकार से दुरुपयोग करता है। इनमें से कोई एक कारण भी हो सकता है और 6 के 6 कारण भी हो सकते हैं। तो राज्य सरकार अध्यक्ष और सदस्य को उसके पद से है वो हटा सकती है। अब अपन पढ़ेंगे आयोग के कार्य, यानी राजस्थान राज्य जो महिला आयोग है वो कौन कौन से कार्य करता है। तो इस अधिनियम में आयोग के 4 कार्य बताए। ये चारों ही कार्य आपको पढ़ने, आयोग के कार्यों से संबंधित भी प्रश्न है वो पूछा जाता है। अब इसका पहला कार्य क्या है, सबसे पहली बात है इस आयोग के कार्यों का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है। तो कौन सी धारा है, 11। और ये सवाल आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। यानी राजस्थान राज्य महिला आयोग के कार्यों का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है। तो धारा कौन सी है, 11। पहला इसका काम क्या है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी अनुचित व्यवहारों की क्या करना, जांच करना, विश्लेषण करना और उचित कार्यवाही हेतु सरकार को क्या करना, सिफारिश करना। तो अपन ने पहले ही पढ़ा था, ये एक परामर्शदात्री निकाय, यानी ये महिला उत्पीड़न से संबंधित जो भी मामले होते हैं की जांच कर सकता है, लेकिन आयोग को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। कार्यवाही करने का अधिकार है वो किसके पास है, सरकार के पास। इसलिए ये क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। लेकिन इस अधिनियम के एक अंदर महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, आयोग के द्वारा किसी भी मामले में कार्रवाई करने के लिए अगर सिफारिश की जाती है तो इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को उसके संबंध में 3 मास के अंदर निर्णय लेना पड़ेगा, यानी अवधि दी गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। 3 मास का मतलब है आयोग ने जो सिफारिश की है 3 मास के अंदर राजस्थान राज्य महिला आयोग 3 मास के अंदर राजस्थान की जो सरकार है उसको कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है इसके संबंध में निर्णय लेना। और निर्णय लेने के बाद उस निर्णय की सूचना राजस्थान राज्य महिला आयोग को देनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि इस अधिनियम के तहत आयोग के द्वारा राज्य सरकार को जो भी सिफारिश की जाती है, जो भी सुझाव दिए जाते हैं, उनके संबंध में राज्य सरकार को निर्णय करना पड़ता है। और निर्णय करने के बाद राज्य सरकार को आयोग को सूचना भी देनी पड़ती है। तो निर्णय के लिए राज्य सरकार को समय कितना दिया गया है, 3 माह से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा काम क्या है, महिलाओं से संबंधित प्रवर्त विधियों में कमियां क्या है, अपर्याप्तताएं या खामियों की जांच करना और सुधार हेतु राज्य सरकार को क्या देना, सुझाव देना। पहला इसका काम क्या है कि महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जांच करना और जांच करने के बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को सिफारिश करना या सुझाव देना। दूसरा इसका काम क्या है कि महिलाओं के अधिकारों से संबंधित जितने भी कानून बने हुए उन कानूनों की जांच करना, समीक्षा करना, उन कानूनों के अंदर जो भी कमियां है उन कमियों में सुधार हेतु सरकार को क्या करना,
सुझाव देना। तीसरा है महिलाओं की दिशा में सुधार हेतु कल्याणकारी उपायों की सरकार को क्या करना, सिफारिश करना, ये इसका तीसरा कार्य। और चौथा कार्य राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव होता है तो उस भेदभाव को क्या करना, रोकना भी राजस्थान राज्य महिला आयोग का क्या है, कार्य। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग के टोटल कार्य कितने हो गए, 4 कार्य। सबसे पहला इसका कार्य क्या है, महिला उत्पीड़न से संबंधित जो भी मामले उसकी क्या करना, जांच करना। दूसरा इसका कार्य क्या है, महिलाओं से संबंधित जो भी विधि मतलब जो भी कानून है उनकी जांच करना, उसमें जो कमियां हैं उसमें सुधार हेतु सरकार को क्या करना, सुझाव देना। तीसरा काम क्या है, महिलाओं की दशा में सुधार हेतु कल्याणकारी उपायों की राज्य सरकार को क्या करना, सिफारिश करना। इसके अलावा राज्य लोक सेवाओं या राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव होता है तो उस भेदभाव को क्या करना, रोकना। अब अनुचित व्यवहारों की जांच करना। अब इसमें क्या प्रक्रिया है, इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि आयोग कार्रवाई कब करेगा। आयोग की कार्रवाई के कुछ आधार है जिनका उल्लेख इस अधिनियम के अंदर किया गया है। सबसे पहली बात लिखी गई है कि शिकायत प्राप्त होने पर जांच करें। इसका मतलब है किसी भी महिला का अगर उत्पीड़न होता है या उसके अधिकारों का अगर हनन होता है तो वो महिला आयोग में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकती और उसके उपरांत आयोग उसके संबंध में क्या करेगा, कार्यवाही करेगा या जांच करेगा। यानी पहली कंडीशन ये है कि जो भी पीड़ित जो व्यक्ति है वो अपनी तरफ से आयोग में अपना वाद है वो दर्ज कर सकता है और उसके बाद आयोग उसको न्याय प्रदान करने के लिए कार्रवाई करेगा या मामले की क्या करेगा, जांच करेगा। दूसरी स्थिति है महिला संगठनों की शिकायत पर कार्रवाई करना। यानी किसी कारण से पीड़ित महिला, कारण का मतलब आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक दबाव भी हो सकता है और खुद अगर आगे नहीं आ रही है उसकी तरफ से महिलाओं का कोई संगठन है या किसी प्रकार का एनजीओ बना हुआ है तो वो भी महिला आयोग में शिकायत है वो कर सकता है, तब भी आयोग क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। तीसरा है आयोग स्वप्रेरणा से भी मामले की जांच है वो कर सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि जो पीड़ित है वो आयोग तक पहुंचे। स्वप्रेरणा का मतलब है अखबार के अंदर कोई न्यूज आ जाती है या किसी अन्य माध्यम से आयोग को पता चल जाता है कि महिलाओं के अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। उस स्थिति में आयोग अपनी स्वप्रेरणा से भी मामले की जांच है वो कर सकता है और आवश्यक कार्यवाही भी कर सकता है। या इसके अलावा सरकार भी अनुरोध कर सकती है, उस स्थिति में वह आयोग कार्रवाई करता है या अन्य व्यक्तियों द्वारा सूचना प्राप्त होती है तो उस स्थिति में भी आयोग कार्यवाही कर सकता है। तो ये कुछ आधार दिए गए हैं जिन आधारों पर आयोग कार्यवाही है वो कर सकता है। तो सबसे पहला आधार क्या है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो खुद चलकर आयोग चला जाए तो भी आयोग कार्रवाई करेगा, या उसकी तरफ से कोई महिला संगठन है वो अगर मामला दर्ज कर रहे हैं तो भी आयोग कार्रवाई करेगा। आयोग अपनी स्वप्रेरणा से भी कर सकता है, सरकार अनुरोध करती है तो भी आयोग कर सकता है, या अन्य व्यक्तियों के द्वारा सूचना दी जाती है तो भी आयोग कार्यवाही है वो कर सकता है। और इसके अलावा देखो राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों को प्राप्ति की तारीख के 3 मास के भीतर उन पर विनिश्चय करेगी और आयोग को उसकी क्या देगी, सूचना देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं। आयोग के द्वारा राज्य सरकार को जो भी परामर्श दिया जाता है, जो भी सुझाव दिए जाते हैं, उसके संबंध में राज्य सरकार को 3 मास के अंदर कार्रवाई करनी पड़ती है। तो अवधि का सवाल पूछे तो अवधि कितनी है, 3 मास। इसके अलावा आयोग को किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय के अधिकार या शक्तियां दी गई है, लेकिन इसको दांडिक न्यायालय के अधिकार और शक्तियां नहीं दी गई। सिविल न्यायालय का मतलब समन जारी कर सकता है या किसी भी सरकारी रिकॉर्ड की है वो मांग कर सकता है, या जो गवाह है
उनको पेश होने के लिए बाध्य है वो कर सकता है। अब रिपोर्ट की बात करें तो आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? ये राज्य सरकार को देता है। ध्यान रखना, ये राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट नहीं देता है। राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये दोनों ही अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं भेजते हैं। किसको राज्यपाल को नहीं भेजते हैं, किसको भेजते हैं? राज्य सरकार को भेजते हैं। अब आयोग की बैठक है, तो आयोग की जो बैठक है वो जयपुर में भी हो सकती है, जहां पर उसका मुख्यालय, लेकिन जरूरी नहीं है जयपुर में हो। आयोग अपनी बैठक अन्य किसी भी स्थान में, यानी राजस्थान में किसी भी स्थान पर आयोजित है वो कर सकता है। अब अपन पढ़ेंगे आयोग के अध्यक्ष। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष पूछते हैं तो कौन थी? श्रीमती कांता कथुरिया। और ये 1999 से लेकर 2003 तक, यानी कुल 3 वर्ष तक ये राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। अब ये चीजें भी अपने को पढ़नी, क्योंकि वर्तमान में परीक्षा का जो पैटर्न उसमें अध्यक्ष से संबंधित भी तथ्य पूछ रहे हैं। सबसे पहले अपने को चीज क्या पढ़नी है? अब तक जितनी भी महिलाओं ने राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम किया, उनके सबके नाम याद रखो और क्रमबद्ध तरीके, यानी प्रथम कौन है, द्वितीय कौन, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ऐसे, यानी क्रमबद्ध तरीके से आपको याद हो। अब जैसे राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती कांता कथुरिया, प्रथम होगी। फिर कौन रही? प्रोफेसर पवन सुराणा। फिर कौन रही? श्रीमती तारा भंडारी। इसके अलावा 2 ऐसी महिला हैं जिन्होंने इसके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन पूछ सकते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किन महिलाओं ने काम किया? तो अब तक 2 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने राजस्थान राज्य महिला आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम किया। तो एक कौन है? मीरा महर्षि, और दूसरी कौन है? डॉक्टर सरिता सिंह। ये क्या रही? इसकी कार्यवाहक अध्यक्ष। ये पूर्णकालिक है, ये पूर्णकालिक है, ये पूर्णकालिक है। फिर कौन बनी? प्रोफेसर लाड कुमारी जैन, ये भी पूर्णकालिक है। इसके अलावा श्रीमती सुमन शर्मा, ये भी पूर्णकालिक है। और इसके अलावा कौन है? श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती, ये भी क्या है? पूर्णकालिक। लेकिन श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती का जो कार्यकाल है वो 2025 में क्या हो गया है? पूर्ण हो गया है। और वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद क्या है? रिक्त, यानी न तो अध्यक्ष का पद भरा हुआ है, न सदस्यों के पद है वो भरे हुए, यानी सभी पद क्या है? रिक्त। ठीक है, तो एक तो इनके नाम याद कर लेना, जैसे श्रीमती कांता कथुरिया, ये राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। और इसके अलावा पवन सुराणा, श्रीमती तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा और श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती, ये सब क्या रही? पूर्णकालिक अध्यक्ष। और कार्यवाहक पूछते हैं तो मीरा महर्षि और डॉक्टर सरिता सिंह ने आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम किया। धन्यवाद।